हेलो, नमस्कार, वणक्कम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मटेरियल्स अराउंड अस, ये चैप्टर आज हम करने वाले हैं जो कि साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी का छठवां चैप्टर है। द सिक्स्थ चैप्टर इज मटेरियल्स अराउंड अस एंड इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपस में हमारे आसपास क्या क्या है। ओके, हमारे आसपास क्या क्या है, उन सभी वस्तुओं के बारे में, उन सभी मटेरियल्स के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्शन देगा। हायर क्लासेस में वी विल स्टडी अबाउट इट इन ग्रेटर डिटेल। ओके, सो द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक द क्रूसिबल, क्रूसिबल मतलब एक बर्तन, ओके, जिसमें सब्सटेंस को मेल्ट किया जाता है, और क्ले एंड आयरन। बेसिकली इट्स जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो इसमें एज यूजुअल कहानी से शुरुआत की जा रही है। Gulan and Shrita are delighted to go to their class after their summer break. They enter the classroom and start talking. What have you brought to the school today? Now होता ये है कि समर ब्रेक के बाद ओके सभी नई नई चीजें लेके आते हैं। नया स्कूल बैग, नया ज्योमेट्री बॉक्स, नया लंच बॉक्स, नई पेंसिल्स, नया इरेजर, नया शार्पनर, है ना, नए शूज। एवरीथिंग इज न्यू, और एटलीस्ट मेनी ऑफ द थिंग्स आर न्यू। तो ऑब्वियसली दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी कि तुमने नया क्या खरीदा। तो उसने बोला कि मेरे पास ये नई नोटबुक है। उसने कहा कि मेरे पास एक नई नोटबुक भी है, एक नया पेन भी है। ओके, सो दीज आर ऑल मटेरियल्स। हर चीज हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस एसी का रिमोट इज अ मटेरियल। ओके, दिस पर्टिकुलर पेन विद विच आई राइट ऑन द स्मार्ट बोर्ड, दिस स्मार्ट बोर्ड, एवरीथिंग इज अ मटेरियल। मटेरियल्स अराउंड अस, जो कि चैप्टर का टाइटल है। Madam Vidya, their science teacher, enters the class and starts interacting with the students. She asks what are the different things that they use in their daily life? How are they similar to or different from each other? What are their shapes? So हर चीज का आकार यानी कि शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, वजन यानी कि वेट या मास अलग होता है। So each substance is actually quite different. For example, now these are two pens which you use on the whiteboard. Now both these pens are similar in the sense that their mass and volume and weight, everything will probably be the same. But if I compare it with, let's say, this stapler. Now the stapler, I can feel it in my hand. Okay, when I keep it in my both hands, the stapler seems a little heavier than this particular pen, right? So both are materials, but this is made of plastic, this is made of metal, and this is a little heavier than this particular sketch pen. So in terms of weight, in terms of size, in terms of shape, all objects, all materials are essentially different from each other. Okay, all things are made of some materials like paper. तो material की बात करें तो मटेरियल क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू एज मटेरियल। डेफिनेशन अगर लिखने को बोले तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि मटेरियल वो चीज है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसको कि एक तरह का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए काम आता है। ये क्या हो सकता है? लकड़ी, वुड, मेटल, ओके, प्लास्टिक, प्लास्टिक के ग्लास बन सकते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स बन सकते हैं, प्लास्टिक के चेयर्स बन सकते हैं, प्लास्टिक के टेबल्स बन सकते हैं, राइट? पेपर, वुड, क्लॉथ डिफरेंट काइंड। आप झोला बना सकते हैं, आप कपड़ा बना सकते हैं, आप अलग अलग तरह के कपड़े बना सकते हैं क्लॉथ से। तो क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, क्रिएटिंग डिफरेंट मटेरियल्स। सिमिलरली वुड का यू कैन मेक ए टेबल, यू कैन मेक ए चेयर, यू कैन मेक a bridge, you can make different kinds of things using the same wood, different kinds of wood. Okay, now we are talking about activity, so whatever you observe, you write it out. Now इसमें एक brief background दिया गया है। टेराकोटा पॉटरी, टेराकोटा पॉटरी आपने शायद अपने घर में देखा होगा। टेराकोटा के तो ज्वेलरी भी आती है। Ladies wear very nice necklaces made of terracotta jewelry, which is very popular, earrings and necklaces. Okay, so this is the terracotta thing, which is also hand painted in very bright color. So होता क्या था? टेराकोटा is something which has gone 7,000 to 8,000 years ago. पॉटरी तो आपने देखा होगा, जिस तरह से कुम्हार, एक पॉटर एक तरह से पॉट को बनाता है with clay. So in the Ganga plains and in Balochistan, which is in Pakistan now. So around 4000 BCE, Sindhu Saraswati, the entire Indus Valley civilization area, the Sindhu Saraswati area, वहां पे क्ले का इस्तेमाल होने लगा, and they became more sophisticated during the Harappan civilization.
एंड विद अ ब्राइट राइट सरफेस पेंटेड विद ब्लैक कलर डिजाइन. सो अलग अलग डिजाइन से उन पॉट्स का इस्तेमाल करने लगे और उसको बाद में एक एक भट्टी में गर्म करते थे ताकि वो एक तरह से सॉलिडिफाई हो जाए. जिस तरह से मटके जनरली बनते हैं, मटके आप शायद गर्मी के महीनों में पानी को स्टोर करने के लिए मटके खरीदे जाते हैं, जो लोग फ्रिज का इस्तेमाल ना करना चाहें बिकॉज फ्रिज का पानी बहुत ठंडा हो जाता है एंड इट्स नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड. सो मेनी पीपल एक्चुअली यूज clay pots to store water during the summer and it actually stays very cool. It is also considered more healthy for you. Okay. So this is how the baked clay is called terracotta, जो मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई. And these pots were used for various purposes from cooking to storage of food grains, oil, ghee, water, etc. etc. Okay. So that is about terracotta. So how do you group the materials? जैसे मैंने अभी कहा, it can be a spoon, it can be a tumbler, it can be a cricket ball, it can be a book, scale, pencil, keys, lock, diya, scale, notebook, anything. Now all of these you see, they differ in size, they differ in shape, they differ in mass or weight. Okay, so they differ in a lot of things. None of these materials are exactly similar to each other. Okay. So that is something. So the method of arranging the objects into groups is called classification. कि आप classify करें. Okay, metal के objects में ऐसे क्लास, यहाँ पे क्लास, इस टेबल में classify करूंगा. प्लास्टिक के objects इसमें classify करूंगा. लकड़ी के objects में इसमें classify करूंगा. So you are classifying it on the basis of their the material which has been used, right? You could also classify it on the basis of shape. That जो भी round shape का है, जैसे ताला राउंड शेप का है तो मैं उसको एक जगह पे डालूंगा, राइट. क्रिकेट बॉल राउंड का है, उसको भी उसी में डालूंगा. जो स्ट्रेट है जैसे स्केल, उसको मैं अलग इसमें डालूंगा. नोटबुक इज ऑल्सो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप, उसको भी उसी कैटेगरी में डालूंगा. सो यू कैन डिस्टिंग्विश क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑल्सो. तो अलग अलग क्लासिफिकेशन के मेथड्स के बेसिस पर आप अलग अलग तरीके से एक चीज को, अलग अलग वस्तुओं को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ओके, तो ये हुआ. दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी. जैसे मैंने कहा, साइज हो, शेप हो, वेट हो, वॉल्यूम हो, जो भी हो. ओके, नाउ ये एक क्वेश्चन करते हैं. एक ग्लास का टम्बलर है. ओके, ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं. नाउ अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग मटेरियल से उस ग्लास को बनाया जा सकता है ना. नाउ व्हाट कैन यू possibly make it with on? I want the 4 answers to this. I'm sure you will be able to come up with the answers for this. So you can make glass का, it can be steel का tumbler, जो कि काफी सारे घरों में बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील के ग्लास होते हैं. You can make it of glass, which is also very common कि ग्लास, लेकिन ग्लास में दिक्कत यह है कि अगर गिर जाए तो टूट सकता है, राइट. Whereas स्टील आवाज करेगा लेकिन टूटेगा नहीं, राइट. You can also make जो ग्लास किस किस तरह के, you can have it made of plastic glass which is not environment friendly, लेकिन ये टूटेगा भी नहीं और नीचे गिरेगा तो आवाज भी नहीं करेगा. So in that sense, और ये स्टील के मुकाबले थोड़ा चीपर भी रहेगा, तो इसलिए काफी लोग प्लास्टिक के ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं. या हो सकता है पेपर कप्स. आपने कई सारे रोड साइड बंडियों में देखा होगा, अगर चाय पिलाते हैं तो वो पेपर कप में पिलाते हैं, राइट, ताकि वो पेपर को यूज करके उसको क्रम्पल करके डस्टबिन में फेंक दो. सो इट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड. मच ऑफ इट इज ऑल्सो रिसाइकल्ड पेपर. लेकिन पेपर के भी टम्बलर चाय पीने के लिए छोटे छोटे कप्स में आते हैं, राइट. ये कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपने देखा होगा. सो with these 4 materials you can actually make a tumbler to drink water or chai or coffee or whatever. Okay, आगे चलते हैं. So would it be a good idea to use paper like materials for making cooking vessels? Obviously not, because अगर गर्म करोगे तो वो तो उसमें तो आग लग जाएगी. So पेपर का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, राइट, जहां पर भी आग का इस्तेमाल हो. Why cannot a tumbler made by cloth? Because cloth will absorb the water, the liquid. So obviously cloth also cannot be used. Which is why अगर नीचे कहीं पानी गिर जाए तो आप क्या डालते हैं उसके ऊपर? उसके ऊपर अगर पेपर डालेंगे तो पेपर पूरा सोख हो जाएगा. Paper also will absorb, but paper itself will become very soggy. So what you will use an old cloth to mop up that area, ताकि वो area सूख जाए, because cloth is absorbing the
वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए पानी का इस्तेमाल, क्लॉथ का इस्तेमाल, कपड़े का इस्तेमाल आप पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे ये लड़की कर रही है, अगर उस पानी के थैले में आप पानी डालेंगे तो ये पूरा लीक हो जाएगा और ये पूरा थैला ही पूरा गीला हो जाएगा, तो इससे इसका आप किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। The materials that are required to make a tumbler should be capable of holding water. कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि उस पानी को स्टोर करके रख सके, ऐसा नहीं हो कि लीक होते रहे। अगर एक स्टील टम्बलर में या ग्लास के ग्लास में अगर आप पानी डालेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, आप 1 घंटे बाद भी आके रखें, unless you are keeping it in the hot sun where it will evaporate. Otherwise in room temperature the water or any liquid will remain the same. ऐसा नहीं है कि नीचे नीचे उसका वॉल्यूम कम होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट? वी चूज अ मटेरियल फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, ओके, एंड द पर्पस फॉर व्हिच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। We may use different materials for making different parts of an object. For example, a pen may be made of different materials like plastic, metal and ink. मेटल का भी आता है, प्लास्टिक के ज्यादा पेन्स आते हैं, सो पेन का भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ओके, सो व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स? डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। अभी स्पोर्ट्स की बात करें तो क्या एक क्रिकेट बॉल से आप टेनिस खेल सकते हैं? अगर एक क्रिकेट बॉल टेनिस खेलेंगे तो उसका जो पूरा नेट है, ओके, बिकॉज जो क्रिकेट बैट होता है, ओके, जो क्रिकेट बैट होता है, now this is a cricket bat, right? Now a cricket bat is made of wood. तो इसमें जब क्रिकेट बॉल आके लगेगा so it will be able to withstand the pressure, right? लेकिन अगर आप एक टेनिस रैकेट से क्रिकेट बॉल का सामना करेंगे तो उसके ऊपर जो नेट है वो एक बारी में ही पूरी तरह से खराब हो जाएंगे, so it will not be able to sustain the impact of the cricket ball striking against the tennis racket का nets, है ना? समझ में आ गई बात ना? तो क्रिकेट बॉल ऑब्वियसली के साथ आप टेनिस नहीं खेल सकते। हाँ, टेनिस बॉल के साथ इस बैट के साथ आप खेल सकते हैं और जब आप मारेंगे तो बहुत दूर जाएगा, बिकॉज द इंपैक्ट विल बी मच मोर, बिकॉज इट इज मेड ऑफ वुड, स्ट्रॉन्ग मटेरियल, तो उससे इंपैक्ट ज्यादा जाएगा, तो टेनिस बॉल काफी दूर तक छक्के के लिए जा सकता है। ओके, तो यहां पर हम देखें कि एक टेनिस बॉल की बात की गई है, एक क्रिकेट बॉल की बात की गई है और एक हैंड एक्सरसाइज बॉल की बात की गई है, जिससे कि आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं। इस तरह का बॉल जिसको कि आप जब आप किसी तरह के तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, तो यू यूज इट टू रिलीव स्ट्रेस। नाउ यू सी, ये पूछा गया है कि तीनों चीजों को आप बाउंस करें तो सबसे ऊपर कितना जाएगा। लाइक इसको मैं बाउंस करूं तो इधर तक आता है, राइट? ओके, क्रिकेट बॉल को करो तो कितना आएगा, टेनिस बॉल को करोगे तो कितना आएगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? ओके, नाउ इसका मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई जस्ट रिटन इट आउट, आप बेसिक समझ लीजिए इसमें। Which ball will bounce the most? Now the tennis ball will bounce the most when bounced on the floor. Okay, इसका आंसर है टेनिस बॉल। कारण यह है क्योंकि उसका बेसिक मटेरियल रहता है रबर का, और रबर में इलास्टिसिटी यानी कि वो खिंचाव ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा बाउंस करेगा। तो टेनिस बॉल को आप करें तो इट विल बाउंस मच मोर विद द सेम प्रेशर। सेम प्रेशर से आप इस स्ट्रेस बॉल को, क्रिकेट बॉल को और टेनिस बॉल को फेंकेंगे, आप ये रियलाइज करेंगे कि टेनिस बॉल सबसे ऊंचाई तक जाता है। इट इज बिकॉज इट हैज अ रबर कोर एंड द रबर कोर इज डिजाइन्ड टू बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जैसे आप रबर बैंड को खींचते हैं ना, तो वो खिंचता जाता है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है। ओके, इट कैन डिफॉर्म एंड देन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, जैसे रबर बैंड की तरह होता है। This elasticity allows the ball to store and release energy, यानी कि उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये आप 8th क्लास में जाके पढ़ेंगे। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब आप 8th या 9th क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो उसमें जब करें तो उसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाती है और फिर वो उस एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे कि वो ज्यादा हाइट तक जा सकता है when it hits the floor, causing it to bounce back up। क्रिकेट बॉल उसके मुकाबले में कम बाउंस करेगा। हालांकि एक जसप्रीत बुमराह आके बाउंसर मारेगा या मोहम्मद शामी बाउंसर मारेगा तो जाता है, बिकॉज उसमें वो काफी प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन अगर वही प्रेशर
वो एक टेनिस बॉल पर डालते तो आप देखेंगे कि टेनिस बॉल वुड हैव गॉन अप मच मोर देन अ क्रिकेट बॉल विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर. So it has a core made of cork material जो क्रिकेट बॉल के अंदर होता है and is covered with leather and string. तो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये टेनिस बॉल के मुकाबले लेस इलास्टिक है. उतनी इलास्टिसिटी क्रिकेट बॉल में टेनिस बॉल के मुकाबले नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो कम बाउंस करेगा. हैंड स्ट्रेस बॉल जो आपने देखा इज टिपिकली मेड ऑफ ए सॉफ्ट स्क्वीजेबल मटेरियल. तो इसमें क्या होता है, विच इज फोम, ये फोम का बना हुआ है. तो उसमें क्या होता है, ये इट इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब, बिकॉज आपका स्ट्रेस बॉल में ट्रांसफर करने लायक है, तो वो एब्जॉर्ब करता है. तो उसकी वजह से होगा ये कि इट विल नॉट रिबाउंड मच. सो नंबर 1 पे टेनिस बॉल, नंबर 2 पे क्रिकेट बॉल एंड नंबर 3 पे ये हैंड प्रेशर स्ट्रेस बॉल. तो इट विल द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी को वो रिलीज नहीं करेगा उस हद तक एज कंपेयर टू ए टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. मैं इसको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, लेकिन आपको टेक्निकलिटीज समझने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, दैट्स गुड एनफ फॉर यू एट दिस स्टेज इन क्लास 6. तो उसके बारे में ये लिखा है. ओके, नाउ एज आई सेड, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस किस शेप के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं. आप होता है ना कि आपके घर में, आप किचन में जाके देखें, आपकी मम्मी ने सारे जो स्पाइसेस के बॉटल्स एक ही शेप में डाले होंगे, लेकिन हो सकता है सबका रंग अलग हो, ताकि शी कैन आइडेंटिफाई कि नमक किस में है, चीनी किस में है, हल्दी किस में है, मिर्च किस में है, सो दैट शी कैन इजीली आइडेंटिफाई. ये नहीं हो कि हर बार खोल खोल के देखना पड़े, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सभी एक ही आकार के होंगे, लेकिन रंग अलग हो सकता है. जैसे आप यहां पर देखें कि ये बॉक्स, अगर इस बॉक्स की बात करें तो ये येलो कलर का है, ये पर्पल का है, ये नीले कलर का है, और ये फिर ये पर्पल, ये डार्क वायलेट कलर का है, ये वायलेट, ये पर्पल कलर का है. राइट, सो यू हैव ऑफ डिफरेंट थिंग. या हो सकता है कि अलग अलग शेप में, कि चीनी का डब्बा थोड़े अलग शेप का हो, नमक का कलर डब्बा अलग शेप का हो, ताकि उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो. सो इट कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, on the basis of size, okay, and shape. Now let us learn some more properties of materials. Materials which often look different from each other. Freshly cut wood which has an unpolished thing. Now इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जो होती हैं, लकड़ियों का होता है, वो अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये प्लास्टिक का, आई मीन पेपर का बना हुआ है. इट इज ए पेपर का मेड डब्बा विच इज हार्ड पेपर का डब्बा. ये आप देखेंगे, दिस इज मेड ऑफ वुड. ओके, दिस इज अ पेपर वेट विच इज मेड ऑफ वुड. दिस Ganesha that you are seeing in my hand is made of glass. Okay, is made of glass. This one, this religious symbol is made of metal. Okay, it's made of silver. This Buddha, which I showed you in one of the social studies, social science class, is made of stone. So you see, I have shown you 5 different kinds of materials which have been used to make different kinds of objects or religious symbols, right? तो उसमें होता यह है कि some of them have a shine. For example, the glass, the Lord Ganesha thing which I showed has a shine because it is made of glass, and that is reflecting light. So that is known as lustrous. So materials which typically have shiny surfaces, जिसमें कि किसी तरह की चमक हो, लेकिन अगर आप इस लकड़ी को देखेंगे, इसमें बिल्कुल भी चमक नहीं है. लेकिन मैं इसी लकड़ी को पॉलिश कर दूं, पेंट कर दूं या वार्निश कर दूं, तो इसमें एक चमक आएगी, इवन दो इट इज नॉट अ टिपिकली ग्लास और मेटल सरफेस. मेटल में अगर सिल्वर को एक तरह से पॉलिश किया जाए, वो भी चमकेगा, पेपर नहीं चमकेगा. राइट, सो विच एवर हैज अ शाइनी सरफेस आर सेड टू हैव अ lustrous. Lustrous is the word which has a shiny appearance. वो ज्यादातर मेटल्स होते हैं. गोल्ड, सोना शाइन करता है, एल्यूमिनियम शाइन करता है, कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह शाइन करते हैं. लेकिन नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स आर दोस जो कि शाइन नहीं करते हैं, जैसे रबर. फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रेस बॉल को देखें, क्या ये शाइन कर रहा है? ये शाइन नहीं कर रहा है. लकड़ी को मैंने दिखाया, वो शाइन नहीं कर रहा है. राइट, जूट का जो बैग होता है या कपड़ा होता है, दैट डज नॉट शाइन. सो लेकिन अगर इन पर किसी भी तरह का वार्निश या वैक्स या पेंट लगा दे, तो उससे किसी ना किसी तरह से शाइन
प्राप्त हो सकती है, इवन दो इट इज नॉट टिपिकली। इसीलिए वो कहावत है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो भी चमकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सोना है, राइट। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, क्योंकि उन पर पॉलिश या कोटिंग दी गई है किसी ना किसी तरह के सरफेस से। ओके, now which materials are hard? Now when you press different objects or materials with your hands, some of them are like stones, may be hard to compress, while others like an eraser can be easily compressed. Materials which can be compressed or scratched easily are soft, while other materials which are difficult to compress or scratch are hard. Now there are some things जो कि hard रहते हैं। For example, ये लकड़ी को देखो तो इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सख्त है। Whereas something else, for example, the same thing of rubber is soft and it can be compressed. So based depending also on the reaction of the surface, materials which can be compressed या उस पर scratch कर सके उसको soft कह सकते हैं। हालांकि लकड़ी पे scratch कर सकते हैं, but it is typically a hard surface, right? Now ये सब तो हो गया, ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। नाउ अगर हम आते हैं विजिबिलिटी के ऊपर, नाउ गुलन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड्स। हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई। ओके, तो गुलन हाइड्स बिहाइंड अ वॉल, शीता बिहाइंड अ ट्री, और सारा हैंड्स बिहाइंड अ फ्रॉस्टेड ग्लास। और फ्रॉस्टेड क्या मतलब है? आपने कुछ ग्लास डोर देखे होंगे जो कि पूरी तरह से क्लियर विजिबिलिटी है कि आप दूसरी तरफ बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि दूसरी तरफ कौन है या क्या चीज वहां पर रखी हुई है। लेकिन ऐसे कुछ ग्लास आते हैं जहां कर मुझे लगे कि मुझे कमरे में थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि बाहर का कोई व्यक्ति देख पाए कि मैं अंदर क्या कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, खेल रहा हूं, सो रहा हूं, ना देख सके, तो आप एक तरह का फ्रॉस्टेड ग्लास लगाते हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास का मतलब है जिसमें कि साफ नहीं दिखाई पड़े। ओके, साफ दिखाई देने की उसमें गुंजाइश नहीं रहती है, एक तरह से फ्रॉस्टेड मटेरियल रहता है ताकि बाहर से कोई व्यक्ति देखे तो नहीं दिखेगा, आपको भी शायद कई सिचुएशंस में बाहर की चीजें नहीं दिखेंगी। ओके, तो उसमें तो मटेरियल्स थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से दिखे। ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफेन, पेपर एटसेट्रा सम एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो यहां पर जो तस्वीर है आप देखिए, पेड़ पूरी तरह से ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से उसके पीछे अगर ये लड़की खड़ी है तो नहीं देख पाएंगे। ये दीवार के पीछे खड़ा है, दीवार भी पूरी तरह से ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके पीछे जो बंदा लड़का खड़ा है उसको भी आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये जो लड़की खड़ी है इस दरवाजे के पीछे जो कि फ्रॉस्टेड है, आप देख पाएंगे कि जो इस लड़की का ये वाला भाग जो है वो ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, ज्यादा क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको आप सीधा देख रहे हैं। लेकिन जो पोर्शन ऑफ आवर बॉडी विच इज बीइंग सीन बिहाइंड द फ्रॉस्टेड ग्लास वो थोड़ा सा कम विजिबिलिटी वाला है। आप देख पा रहे हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है। तो इसको ट्रांसपेरेंट नहीं कहेंगे, इसको ओपेक नहीं कहेंगे, इसको ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। ओके, तो यहां पर इसको ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। बाकी चीजें नया दिखती हो उसको ओपेक कहेंगे, जो कि पूरी तरह से दिखती हो उसको ट्रांसपेरेंट कहेंगे। सो ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट, इन तीन शब्दों को आप याद रखिए। ओके, अभी जैसे ये हुआ, ये ओपेक है, ये बटर पेपर ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसल्यूसेंट है, ये ट्रांस ओपेक है। ये विंडो ग्लास आप देख रहे हैं थोड़ा फ्रॉस्टेड की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये साफ होता तो ट्रांसपेरेंट होता, आप दूसरी तरफ देख पाते कि खिड़की के उस तरफ कौन खड़ा हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इज सोल्यूबल इन वाटर? ना आप देखेंगे कि पानी में आप कुछ चीजों को मिलाएं तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से घुल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं घुलती हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है? नाउ इसका जो कारण है वो अगेन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में आपको वो रीजंस, साइंटिफिक रीजंस व्हाई सर्टेन थिंग्स आर सोल्यूबल, जैसे आप नमक को घोलेंगे, एक मिनट 2 मिनट चम्मच के साथ आप घोलेंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। शुगर ऑल्सो विल डिसॉल्व, हनी विल ऑल्सो डिसॉल्व बट इट विल टेक ए लिटिल लॉन्गर। लेकिन अगर आप रेत डालेंगे, सैंड डालेंगे तो वो या सॉडस्ट डालेंगे जो लकड़ी से निकलता है, वो सोल्यूबल नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपके पास जो नींबू पानी बनाते हैं,
नींबू को निचोड़ के उसमें नमक और चीनी डाल के गर्मी के महीनों में व्हाट योर मदर में गिव, दैट यू विल रियलाइज दैट उसमें आप थोड़ी देर के बाद शुगर एंड सॉल्ट यू विल नॉट बी एबल टू सी बिकॉज इट हैज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, irrespective of whether it is cold water or hot water, it will dissolve completely. Okay, now so that is the different experiments that you have to do. तो इसमें I've written in greater detail, उसमें आपको जरूरत इतना नहीं है, like salt and sugar dissolve in water, okay, because basically now this is again higher classes की बात है, because their molecular ionic structures allow them to interact effectively with water molecules. इतना अभी आपके लिए समझने की जरूरत है, बिकॉज इसके याद करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो रेत है या सॉडस्ट है, they do not dissolve because their molecular structures do not allow them to interact effectively with water molecules. शहद, हनी का जहां तक सवाल है, वो डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज इट इज पोलर. अगेन केमिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे. लेकिन तेल, अगर आप तेल डालेंगे, पानी के अंदर तेल डालेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि तेल ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी, पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होगी. ओके, बिकॉज इट इज नॉन पोलर एंड डज नॉट इंटरेक्ट फेवरेबली विद द वाटर, विद द पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये these are all the experiments that you can do. Now you might have noticed that some materials are soluble, यानी कि dissolve हो जाते हैं, some materials are insoluble, यानी कि वो dissolve नहीं हो पाते हैं. So वो नीचे ही this thing, if you see sand पूरी तरह से नीचे हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं dissolve नहीं होता, मैं स्ट्राइक पर हूं, हड़ताल पे हूं, मैं dissolve नहीं होऊंगा. अगर आप ऑयल, तेल डालेंगे, वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा. लेकिन चीनी डालेंगे, बोलेगा कि मैं तैयार हूं, मैं पूरी तरह से घुल जाता हूं, मीठा पानी बन जाऊंगा, या सॉल्ट, नमकीन पानी बन जाऊंगा. ओके, नाउ यू विल रियलाइज, जैसे ORS आप गर्मी के महीनों में खाते हैं, अगर आप पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, सनस्ट्रोक ना हो, तो आपको ORS पिलाया जाता है, which is basically a thing which is to make it soluble in water. डायरिया हो या डिहाइड्रेशन हो, उसके लिए ORS पैकेट्स मिलते हैं हेल्थ सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में, और उनको पिलाया जाता है बिकॉज बेसिकली दे डिसॉल्व इन वाटर. व्हाट अबाउट द गैसेस? नाउ गैसेस में ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्स इन वाटर. ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्स इन वाटर. ओके, H2O में O भी है. H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो उसमें ऑक्सीजन का O भी है, तो वो डिसॉल्व होता है. और इसी वजह से जितनी भी मछलियां हैं, एक्वाटिक लाइफ है, दे आर एबल टू सर्वाइव बिकॉज दे आर लिविंग इन वाटर एंड दे ऑल्सो नीड द ऑक्सीजन. ओके, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है. नाउ इसमें आप देखेंगे कि मास, आप पानी एक ग्लास में डालेंगे, रेत एक ग्लास में डालेंगे, या कुछ भारी वस्तु को ग्लास में डालेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि उसका जो वेट है वो बदलता रहेगा. हालांकि सभी के सभी उसी प्लास्टिक के ग्लास में है या कागज के ग्लास में है, लेकिन उनका वेट बदलता रहता है. क्यों? क्योंकि उनका जो मास है दैट इज इंक्रीजिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, व्हाट इज मास? Any object which is heavier or lighter can be measured in terms of a property called mass. हम कॉमन भाषा में उसको वजन या वेट कहते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है. मेरा वेट है 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, right? So you are measuring it in terms of kilogram in weight, but generally it is the more scientific term for that would be mass. The ones which is heavier has more mass. Like for example, as I told you, this will be heavier than दिस. ये दोनों लकड़ी की हैं, लेकिन ये छोटी वस्तु है, ये बड़ी वस्तु है, तो इसका वजन इसके मुकाबले ज्यादा होगा. इट विल बी weighing more. The one which is heavier has more mass and the one which is lighter has less mass. सिंपल बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ वेट तो हो गया, अब आते हैं वॉल्यूम पर. नाउ वो जो टीचर आके कहते हैं कि आप 2 ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास में पानी, आधा ग्लास पानी भरा है, इस ग्लास में पूरा ग्लास पानी भरा है. तो अगर आप दूसरे में डालेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि इसका वॉल्यूम तो इतना था, इतनी कैपेसिटी थी इसकी कि ये पूरा ग्लास भर सके, लेकिन इतना ही वॉल्यूम भरा है, लेकिन इसमें पूरा वॉल्यूम ग्लास भरा पड़ा है. तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है, द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, indicating that the volume of water in this tumbler is less than the water in the second tumbler, जहां पर पूरा फुल है. So the space occupied by water represents its volume. तो अगर definition ये होगा, तो space occupied by a liquid, it could be water, it could be fruit juice, honey, anything, or milk,
is referred to it as volume. The space occupied by a liquid represents its volume. जैसे होता है ना, आप दूध का पैकेट लेके आते हैं आधा लीटर का, ओके, सो दैट मीन्स हाफ लीटर मिल्क इज देयर इन दैट पैकेट. उस पे लिखा होगा 500 ml, 1 लीटर, डिपेंडिंग ऑन कौन सा साइज का आप पैकेट लेके आते हैं, राइट. Whereas अगर आप आटा खरीद के आए तो उसमें लिखा होगा कि 2 kg, 5 kg, बिकॉज यू आर रेफरिंग टू इट बाय इट्स मास, नॉट बाय वॉल्यूम. Whereas in terms of liquid, it will be measured in terms of volume. Okay. You would see different water bottles. Water bottles में भी लिखा होगा, 1 लीटर, हाफ लीटर, साइज लिखा होगा कि इसमें इतना वॉल्यूम पानी या कोई भी लिक्विड भरा जा सकता है मैक्सिमम. ओके. The bottles of drinking water and milk are labeled as 500 ml, indicating the volume. तो उसमें L is for liters, M is for milliliters. तो उसको हमेशा small m और बड़े L में लिखा जाता है. Okay, that is the style to write it. Now, anything that occupies space and has mass is called matter. Now, this is basic thing. Matter. जैसे मटेरियल का डेफिनेशन मैंने बताया, मैटर का डेफिनेशन ये है कि किसी के पास भी ऐसा हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ वजन हो, उसको मैटर कहते हैं. यानी कि जिसके पास वेट भी हो और किसी ना किसी तरह का वॉल्यूम भी हो, उसको मैटर कहते हैं. सो द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड द यूनिट्स टू मेजर इट एज ग्राम या किलोग्राम, जी या केजी. ओके. The space occupied by matter is the volume, जैसे अभी मैंने बताया. The units to measure the volume are liter, जिसको कि कैपिटल L में लिखेंगे, and मिलीलीटर, जो कि उससे कम की ये है, वो है ml. So किलोग्राम is the thing which is used to think. K या G, इसको बड़े इसमें K कैपिटल और कैपिटल G में नहीं लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे, और इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 7 kg, 10 kg, 12 kg करके लिखेंगे. सिमिलरली आप मिलीलीटर लिखेंगे, 500 ml का वाटर है तो 500 ml इस तरह से लिखेंगे. ओके. बड़े यूनिट्स में क्यूबिक मीटर के इसमें लिखा जाता है, तो एक क्यूबिक मीटर इज 1000 लीटर्स. 1000 लीटर हो तो उसको एक क्यूबिक मीटर कहा जाता है, विच इज लाइक अगर कोई बड़ा टैंक बन रहा हो तो उसको क्यूबिक मीटर में काउंट करेंगे. उसमें 1000 लीटर बोलेंगे तो फिर लाखों लीटर हो जाएंगे. सो वी विल मेजर इट इन टर्म्स ऑफ इस टैंक की कैपेसिटी 50 क्यूबिक मीटर्स है. 50 into 1000 will be the equivalent in terms of liters. Okay. तो उसका यूनिट ऐसा हो जाएगा, ऐसा यूनिट. नाउ एयर को क्या मैटर की तरह माना जाएगा? सो वाटर इज मैटर एंड सैंड एंड पेबल्स आर मैटर एंड सो इज द कप. Materials are different types of matter used in the creation of objects. लेकिन अगर हवा का किसी तरह का वेट है, वॉल्यूम है, जिसको कि मेजर किया जाता है, तभी उसको मैटर कहा जाएगा. अदरवाइज एयर को मैटर नहीं कहा जाएगा. ओके. सो दैट इज अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड. नाउ पुराने जमाने में भी ये था आयुर्वेदा में, जो कि वन ऑफ द इंडियन मेडिकेशन सिस्टम्स है. उसमें भी आप देखेंगे कि उन सभी चीजों के अलग अलग नाम थे. लघु मतलब लाइट, ये एक्चुअली तेलुगु संस्कृत वर्ड्स है, बट तेलुगु में भी ये कहा जाता है. आई नो मेनी ऑफ द वर्ड्स, आई रियलाइज दैट दे आर ऑल द सेम. हिमा, विषादा, देन उष्णा, हॉट मतलब इट्स वेरी हॉट को तेलुगु में भी उष्णा कहते हैं. टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई, यू रेफर टू इट एज उष्णा. दैट समर के महीने में द टेम्परेचर हैज गॉन अप टू 45 डिग्री. सो दिस इज व्हाट इज द थिंग. तो ये हो गया, यहां तक हो गया. ओके. सो आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया. क्वेश्चन एंड आंसर्स वी विल डू इट इन अ सेपरेट वीडियो. द बेसिक आइडिया वाज कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि क्या क्या मटेरियल है, किस तरह से उसको क्लासिफाई करना है, द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मास, मैटर, वॉल्यूम, स्पेस, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन टू यू. द बेसिक पहला कदम आप चल दिए हैं. आगे आगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड और ज्यादा डिटेल में इसको समझाया जाएगा. ओके. थैंक यू वेरी मच. टाटा, बाय बाय, नमस्कार.